कि बीइंग ए मुस्लिम खुद जो है कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं कि नहीं ये कम्युनिटी ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं, हमारी कम्युनिटी ऐसी नहीं। मुसलमान इतने पॉलिटिक्स में पीछे क्यों? ये पॉलिटिक्स में पीछे नहीं है। पॉलिटिक्स में पीछे क्या गया? और किसी भी समाज को बर्बाद करने के लिए आपको पूरे आदमी को मारने की जरूरत नहीं है। उस समाज में जो सिलेक्टेड आदमी है आप उसको मार दीजिए, वो समाज बेमौत मर जाए। कि हिंदुस्तान में ऐसे एरिया जहां पर फाइनेंशियल एतबार से मुस्लिम बड़े स्ट्रांग थे, जैसे मुरादाबाद में पीतल का बड़ा शानदार काम होता था, सबको बर्बाद कर दिया गया। इसी तरीके से भागलपुर में रेशम का कपड़ा इनके हाथ में था, बर्बाद कर दिया गया। इसी तरीके से गुजरात में लॉन्ड्री और फैक्ट्रीज मुस्लिम के हाथ में थी, बर्बाद कर दी गई। आप कुछ न करें, आप जिंदा रहें, आपको क्या लगता है कि ये कम है? आप ग्लोबल लेवल पर आप जिंदा मिसाल ले लीजिए, जितने एरियाज को बाय अमेरिका बाय यूरोप डिस्टर्ब किया गया, क्या ऐसी क्षति अगर उन कंट्री किसी दूसरे के साथ होती, चाहे अफगानिस्तान की मिसाल ले लें ग्लोबल लेवल पर, इसी तरह लीबिया, सीरिया, क्या आदमी जिंदा रह पाता? या अगर इंडिया ही की बात करें तो बताइए, कहाँ भागलपुर और कहाँ हाशिमपुरा, मलियाना, इसी तरीके से कहाँ आप बिहार, इसी तरीके से कहाँ मुरादाबाद, कौन ऐसा एरिया है जहां डिस्टर्ब नहीं किया गया? डिस्टर्ब तो बहुत हल्का वर्ड में कह रहा हूं, जहां प्री प्लान वे में जो है बाय हुक बाय कुक उनके मतलब जो बैकबोन जिस चीज पे इंसान सर्वाइव कर सकता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आपका स्वागत है हजरत हमारे लॉजिकल बातचीत पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत, आपके हिसाब से एक इंसान की जिंदगी में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत अच्छा सवाल है, माशाल्लाह। जो है ये सवाल तकरीबन अभी रिसेंटली हर एक आदमी के जहन में होगा। इंसान के लिए तालीम इतना ही जरूरी है जैसे मछली के लिए पानी, इंसान के लिए हवा या ऑक्सीजन आप कह सकते हैं। माशाल्लाह आपके बगल में जो है ये पौधा लगा हुआ है, इसका काम ही दिन रात है। ये और बात है कि रात के समय में इसका मतलब जो प्रोसेस है वो वाइस वर्षा वाला हिसाब किताब हो जाता है। बहरहाल, तो इंसान की जिंदगी में तालीम इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे इंसान के लिए ग़िज़ा है, मतलब न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं, हवा है, पानी, बेसिक नीड्स जो है ये ऐसा ही है। अगर कोई आदमी ये सोचे कि बगैर हवा के इंसान सरवाइव कर सकता है तो एक बेवकूफ़ी वाली बात है। सही बात। इसी तरह अगर मछली के बारे में आप ये इमेज करके बैठ जाएंगे बगैर मतलब एक्वेरियम में रख करके, अरे भाई आप कहीं भी रखिए, ओरिजिनल प्लेस में रखिए या एक्वेरियम के अंदर रखिए, बहरहाल उसको पानी की जरूरत है। बिल्कुल। चूंकि जो एक मतलब कनेक्टिविटी है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। और ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि इंसान के लिए तालीम जरूरी है? जाहिर बात है कि बीइंग ए मुस्लिम हमारा तो अकीदा है ही है। सारे दुनिया के जो मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं और स्कॉलर्स लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि कुरान शरीफ पूरी दुनिया में एक ऐसी किताब है जो अपने आप में यूनिक है, जो कि अल्लाह ने खुद उसका नाजिल किया। तो कोई ऐसी चीज जो क्रिएटर खुद बनाए तो उसके छोटी और बड़ी चीजों को बड़े अच्छे से वो जानता है। अब बताइए कि जो अल्लाह है, अल्लाह ने सबसे पहली चीज जो नाजिल किया अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बड़ी अच्छी बात है कि रबीउल अव्वल का ही महीना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इसी महीने में हुई। और हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह आप भी जो है हुब्बे नबी से सरशार हैं, और हर मुसलमान जो है हुब्बे नबी से में डूब के रहना ही चाहिए, क्योंकि जिस कलमा को पढ़ के आदमी मुसलमान होता है उसका दूसरा पार्टी वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अल्लाह ने खुद ही जब ये तय किया कि वही नाजिल करनी है तो उसका जो लफ्ज है और वो जो आयत है वो किसी और चीज पर बेस नहीं है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये उसकी शुरुआत है। अब बताइए कि जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट होती है हम वही से उसकी शुरुआत करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इंसान के लिए खालिक ने, अल्लाह ने जो पैगाम का सिलसिला शुरू किया उसकी शुरुआत में जिन आयतों का इंतखाब किया वो किसी और चीज पर नहीं है, इंसान की तालीम पर है। इससे आप बिहाइंड द ह्यूमन कि कितनी जरूरी तालीम है उसके लिए खालिक कायनात ने ऐसी आयत को उतारा जो इन्हीं चीजों पर रोशनी डाली चली जाती है। बिल्कुल, ये इसका इंपॉर्टेंट का एक जीता जागता सबूत भी है, दलील भी है। और अच्छी बात है कि हम लोग उसको पढ़ते भी हैं नमाजों में। इसमें ये और बात है कि हम लोग नमाज में सिलसिले तौर से पढ़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह का डेप्थ और जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जो उसके पैगाम है, मैसेजेस हैं, उसको जो फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में होना चाहिए, ऐसा नहीं।
इस बात का रोना है। ये रहता है। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान में पढ़ाई थोड़ी रिलीजियस भी होनी चाहिए? हाँ, रिलीजियस वैसे तो चूंकि मैं खुद एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये इस बात का जवाब देना मेरा फर्ज भी है और कर्ज भी है। आप ये कह सकते हैं रिलीजियस स्टडी इसलिए जरूरी है, हिंदुस्तान हो या दुनिया के किसी कोना हो। वजह क्या है कि रिलीजियस स्टडी जो होती है, उसमें ऐसे इथिक्स, ऐसे मोरल वैल्यूज और ऐसी अच्छी बातें होती हैं जो एक फर्स्ट टाइम अगर किसी इंसान को सिखाया जाए तो क्या सिखाना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि ऐसी बातें जो अपने खालिक को पहचाने, बड़ों का अदब करे और जिंदगी का वो सारा प्रिंसिपल्स जो इनकमिंग लाइफ उसको जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें तकरीबन जो है तमाम मजाहिब के तालीमात में आपको मिलती है विदाउट सर्कमस्टांसेस। आप इसमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि फलाने के मजहब में ऐसी तालीम नहीं, ऐसी तालीम नहीं। ये और बात है कि गर्दिश अयाम की वजह से बाज मजाहिब ऐसे हैं जिनकी बुक बहुत सेफ नहीं रह सकी, या जिनके स्कॉलर्स जो है ऐसी बातों को प्रमोट नहीं कर सके, ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तमाम मजाहिब के बुकों का जब आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें ऐसे वैल्यूज हैं जो मुआशरे में इंसान कैसा रहे उसको बचपन में सीखना चाहिए, खालिक के साथ उसका रिश्ता कैसा हो। ये मजहबी तालीम का एक बड़ा जबरदस्त पार्ट है और ये एक ऐसा पार्ट है जो उसको टिल द लास्ट टाइम, सिंस चाइल्डहुड टू लास्ट, यानी टिल लास्ट, आप मतलब कह सकते हैं कि मरते दम तक वो किन वैल्यूज पर अमल करके खुद अच्छा बने और अच्छे से रहे और अच्छा सोचे। ये तमाम चीजें आपको रिलीजियस स्टडी का एक जबरदस्त पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जिसको अलग कर करके अगर आप जिंदगी के किसी दूसरे मकाम पे पहुंच भी जाते हैं और ये वैल्यूज आपके साथ नहीं है, तो याद रखिए मी माई सेल्फ वाली जो मेंटेलिटी है ये आपको भी एक दिन बर्बाद करेगी, हलाकत करेगी। ये ऐसा क्यों है कि इसका छोटा सा एग्जांपल हम देना चाहेंगे। बहुत सारे प्रिंट मीडिया में और मतलब वीडियोस में आपने देखा होगा ऐसे लोग जो मी माई सेल्फ की जिंदगी को तरजीह देते हैं या न्यूक्लियर फैमिली का एक कॉन्सेप्ट अपने दिमागों के अंदर बिठा रखा है कि नहीं मुझे खानदान और ज्वाइंट फैमिली और इस तरह की फैमिली, दिस इज ऑल द बर्डन्स और इसकी खिदमत ये बर्डन्स है। ये बर्डन्स नहीं है, ये एक इंसान को जैसे बनाया गया, ये एक रिश्ते जो है ये खूबसूरत ये कड़ी है, एक दूसरे को एक दूसरे से मतलब चैन के तरह से कनेक्ट करती है। अब बड़ी हाई फाई सोसाइटी है, लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, वो रहने लगे न्यूक्लियर फैमिली की तरह। नतीजा ये हुआ कि वो बंदा का इंतकाल कब हुआ, जब दूध वाला आता है, जब नॉक करता है तो वापस चला जाता है, फिर हफ्तों महीने के बाद जब उसकी लाश सड़ जाती है, सड़ने के बाद जब उसमें स्मेल आता है, तब किसी पड़ोसी को पता चलता है अरे किसी का डेथ हो गया। तो अब बताइए वो डेथ जिसपे आपके अकरबा रिश्तेदार आते, कॉन्डोलेंस करते, आपके साथ साथ निभाते, मतलब जो जिम्मेदारियां हैं जैसे तदफीन का और भी बहुत सारी चीजें, वो सबसे आप महरूम रह गए। ये नौबत बचपन के जो उसूल और प्रिंसिपल्स हैं और रिलीजियस स्टडी है उसको रिलेवेंट करके आप उस रास्ते पर नहीं चले और मी माई सेल्फ वाले घमंड के अंदर रह गए, जिसका एंड ऐसी शक्ल में हुआ कि वहां तक। दूसरे इस तरह के वीडियोस हैं जो जिंदगी में लोग बहुत चीज अचीव करते हैं, लास्ट में करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने शायद कभी सुना कि कोई मौलाना, कोई पंडित करते हैं, कोई धर्म गुरु करते हैं, जबकि उनकी जिंदगी अगर सिंपल आप देखेंगे, उनका सोर्स ऑफ इनकम मतलब पार्टिकुलर रिलीजियस पर्संस की हम बात नहीं करते हैं, नॉर्मल और जनरली जितने रिलीजियस पर्संस हैं या जो मजहबी काम को अंजाम देते हैं उनकी लाइफ बड़ी सिंपल होती है, मुख्तसर सी आमदनी है, साधारण इस तरह का है और बड़ा अच्छा सरवाइव करते हैं। उनकी आल औलाद भी देखिए माशाल्लाह रूखी सूखी काटे हैं, खाते हैं, लेकिन बड़ा शानदार जिंदगी जो है रब का गुण गाते हैं, साइकिल पे ही चलते हैं, लेकिन फैमिली बड़ी हस्ती रहती है उनकी। तो ये कह सकते हैं और इसके पीछे जो मेन असल की ऑफ हैप्पीनेस आप कह सकते हैं, उसके जो बैकबोन या मतलब पसे पुष्ट है, वो यही चीज है रिलीजियस स्टडी, जो उनको हर तरह के हालात में स्टैंड करता है और सिखाता है कि न घबराओ के हम अभी बाकी है। जैसे एक कुरान की मशहूर आयत ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, डोंट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इसमें किसी तरीके से अल्लाह की रहमत से उम्मीद मतलब नाउमीद नहीं होना चाहिए। तो इंसान के पास जब आखिरी मरहला ऐसा है जहां वो होपलेस हो जाए और हेल्पलेस हो जाए, ऐसी सूरत में उसको जो सबसे बड़ी मदद पहुंचती है वो मजहब की तालीमात। मजहब उसे ताकत देता है, सपोर्ट देता है कि देखो घबराओ, तुम अकेले नहीं हो। जैसे अगर हम बीइंग अ मुस्लिम की ही बात करें, आपके साथ हमारे साथ किरामन कातिबीन
आप अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं? अल्लाह हाजिर और नाजिर है। कुरान में एक मशहूर आयत है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तो बंदों के शह रग से भी ज्यादा करीब है। अब बताइए, जो जात आपके शह रग से ज्यादा करीब है, तो फिर आप एलोन कैसे महसूस कर रहे हैं? अकेले क्यों महसूस कर रहे हैं? आप उसको पुकारिए, दे विल लिसन, श्योर ही विल लिसन, वो सुनेगा। शर्त यह है कि सुनने का जो मेथड है, आप और हमने क्या सही अपनाया है या नहीं अपनाया है, सही ये बात चीज है। है। जैसे बहुत सारे लोग, जाहिर बात है, जमीन के नीचे पानी है, सब जानते हैं, लेकिन उस पानी को निकालने का सही मेथड हम अपना रहे हैं। अब हम बहाना करें कि यार हमारे पास पानी की कमी है, हम खेती नहीं कर पाते हैं। भाई, जहां पर खेती, उसी खेत के नीचे पानी है। पानी को निकालने का सही मेथड आपने यूज किया, ये नहीं किया, ये एक्चुअल में चीज होती। सही कह रहे हैं। मेथड अगर सही हमारा है, प्रोसेस अगर हमारा सही है, राइट वे में चल रहा है, तो ऑब्वियसली वन डे यू विल अचीव, सही बात। होगा। आपके नजदीक जी। मुसलमान एजुकेशन लेवल पर क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं? मुसलमान एजुकेशन लेवल पर क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ये असल एक ऐसा सवाल है जिसको कई टुकड़ों में बांट के ही जवाब दिया जा सकता है। अगर मुसलमान एजुकेशन में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको वर्ल्ड वाइड पे नहीं कह सकते। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे ईरान के साइंटिस्ट हैं, बड़ा शानदार काम करते हैं, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट कर रहे हैं जो, अगर आप सही माने में बीइंग ए ऑनेस्ट पर्सन अगर आप कहें, तो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मुसलमान वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत पीछे हैं? इसी तरीके से आपको ताजुब होगा, अगर एक बड़ी अच्छी किताब है, नाम फिलहाल जहन में नहीं है, कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में चुन चुन के मुस्लिम साइंटिस्ट को निशाना बनाती है। अभी रिसेंटली एक दो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो होटल में मुर्दा पाए गए, बगदाद के, मिस्र के। मेरे पास एक किताब, आप मेरे स्कूल, रवानी पब्लिक स्कूल में कभी आइए, मैं आपको जो है 2-3 बुक मतलब वो दूंगा। इसी तरह अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा अचीवमेंट किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुछ साइंटिस्ट हैं जो बड़ा अच्छा अचीवमेंट किए हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसको हम और थोड़ा शॉर्ट कर दें, अपने हिंदुस्तान लेवल की बात करें, तो भारत लेवल में भी जो, अगर आप केरला, आप साउथ का देखें, तो साउथ मुसलमान एजुकेशन में आपका ये सवाल खुद जो है अपने आप में कमजोर हो जाएगा। हाँ, कुछ रीजन है, जहां के रीजन में कुछ रीजन्स हैं, ड्यू टू सम रीजन्स, इसकी वजह से वहां के लोग जो हैं पीछे हैं। अब मतलब मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि एक्सेप्टेंस ये भी एक सीखने का माध्यम है और फर्स्ट स्टेप है। मैं बिहार, जारी बात है कि मैं किशनगंज का हूं, तो वो ये किशनगंज बिहार में है। तो बिहार के जो लिटरेसी अगर है उसकी बात करें, और इसी तरह से किशनगंज की जो लिटरेसी है मुसलमानों के दरमियान में, ये कम है। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है कि हमें खुले दिल से जो है एतराफ करना चाहिए कि बिहार के मुसलमान होने के नाते और किशनगंज के मुसलमान होने के नाते एजुकेशन के अंदर वो मकाम जो हासिल हो जाना चाहिए था आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम अभी तक इस पे पीछे रहे। इसके क्या रीजन है, क्या काउज है, ये एक लंबी दास्तान है। बहरहाल इसमें आप मुख्तसर आंसर में या शॉर्ट आंसर में कह सकते हैं कि किसी दूसरे को दोष देने से बेहतर ये है कि हम अपनी गलती को तस्लीम करें कि यकीनन हमसे कोताही हुई है। बड़ों को तो हम दोष नहीं दे सकते जो चले गए दुनिया से, चूंकि हदीस में आता है कि अपने जो लोग मर गए उनको बुरा भला न कहो। अब जाहिर बात है कि भैया आप किसी को बुरा भला कहेंगे। आप ये देखिएगा, जो शेर हमने पहले पढ़ा ना, कि वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा जमाने को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो लिहाजा जो जिम्मेदारी हम पर आयद है, हम इस बात का आंसर ढूंढना चाहिए हमको कि हमने एजुकेशन के लिए क्या किया किशन में। आप ये कह सकते हैं कि मैं खुद दिल्ली में रहते हुए बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट टीचर, इसी तरह मतलब एज ए लेक्चरर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास थे। इस जॉब से पहले मैंने कुछ दिन जो है हॉस्पिटलिटी का भी काम किया। एक अरबी ऑनर्स करने के बाद नदवी हजरात जो नदवे से फारिग होते हैं या फला से और इस तरह से इंस्टीट्यूशन से, इनकी अरबी बड़ी शानदार होती है। तो इंग्लिश टू अरबी जो है ये कैपेबल होते हैं कि वो ट्रांसलेट करते हैं। तो मेडिकल लाइन में जो गर्ल्स के पेशेंट होते हैं, तो उनको ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे मेदांता है, अपोलो है, फोर्टिज है, मतलब इसी तरीके और जो हॉस्पिटल्स हैं, इसमें एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है।
तो वहाँ बड़ा अच्छा, इस सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा है। कुछ दोस्त हमारे माशाल्लाह करोड़पति भी हैं, लखपति भी हैं, बहुत सारा। तो उनको छोड़ करके हमने, मेरे दिल में ये था कि यार जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, क्यों ना हम अपने वतन वापस जाएं। रही बात खाने पीने का, तो खाने पीने के हिसाब से हमारा जो कॉन्सेप्ट ये है, आदमी मालदार हो या गरीब, वही 2 रोटी 1 प्लेट भात, कुछ सालन और कुछ रोटी और कुछ ये चीजें इतनी खा सकता है। इसी हवाले से हम कहे कि एक आर्टिकल मतलब नजर से गुजरी थी कि, रेफरेंस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बिल गेट्स, जाहिर बात है कि मतलब मिलियनर्स आदमी में उनका अकाउंट होता है। उनके बारे में है कि वो एक सुबह उठे और उनको नाश्ते में जो आमलेट और ब्रेड दिया गया, उनको देखकर उनको बड़ा अफसोस हुआ कि दुनिया के अंदर मैं इतना मालदार होकर भी मैं वही खा रहा हूँ जो एक नॉर्मल आदमी खा रहा है। प्लेट का फर्क हो सकता है, जिस स्पून को वो यूज कर रहे हैं वो हो सकता है कि मतलब दूसरी मेटल का बना हो, लेकिन जो ओरिजिनल चीज आपके मुंह में जा रही है वही गरीब के मुंह में जा रही है। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इंसाफ है कि एक गरीब के मुंह में भी सुबह में वही अल्लाह दाखिल कर रहा है, ब्रेड की शक्ल में, रोटी की शक्ल में, पापा बिस्किट की शक्ल में, आप जो भी कह लें नॉर्मल, वही बड़ा आदमी खा रहा है। उसकी प्याली डिफरेंस हो सकती है, उसका जो बनाने का बर्तन होगा वो डिफरेंस होगा, या जो पेश करने के जो मतलब चीजें होंगी वो बदल सकती है, कीमती और मतलब कम कीमती ऐसा हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज जो वो मतलब यूज कर रहा है वो सेम होगा। बिल्कुल, इसमें अल्लाह की कुदरत नजर आती। तो इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, एक्स वाई जेड, आप क्या है, डजंट मैटर, मैटर इज दैट यू आर ईटिंग द सेम फूड एट द सेम टाइम। तो ये चीज को सोचते हुए कि मैं उतना ही खाऊंगा जितना मैं एक बड़ा लेक्चरर में, बड़ा यूनिवर्सिटी में रहूं, मतलब एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चर, एज ए रीडर, कुछ भी हो जाऊं, तो क्यों ना मैं अपनी जिंदगी में एक फैसला लूं, अगर मेरे हालात सही हैं तो। मैं इस बात पर अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करता हूं कि मेरे वालिदैन और मेरे घर में एक अच्छा ऐसा मौका मिला जहां मुझे लंबे समय तक पढ़ने का और किशनगंज में रहने का और खिदमत करने का मौका मिला। इसके पीछे मैं एक और बात याद दिला दूं कि ऐसी चीजों के लिए कोई भी साहब जो इस पोस्ट कार्ड को देखेंगे, मतलब पोस्ट को मतलब देखेंगे, उनको चाहिए कि वो दुआ करें। मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने भी अपनी जिंदगी में कई दुआएं की कि या अल्लाह मेरी रोजी मेरे वतन में देना, अल्लाह ने मुझे दिया। तो आप अगर सिंस स्टार्टिंग किसी दुआ को मतलब कंटिन्यू करते हैं और सिर्फ दुआ तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली आप उस पर कदम उठाते हैं, जिसको अमली कदम कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, तो फिर वो चीजें धीरे धीरे आती हैं। और फिर जैसा आपका खुलूस होता है, प्योरिटी होती है, आपका स्ट्रगल होता है, वन डे आप जो है वहां पहुंच जाते हैं। ये सेटअप जिंदा आपकी मिसाल है। बिल्कुल, कि इस एरिया में ऐसा इमेज करना, हरियाणा में रहा हुआ और ग्वालपोखर में और उत्तर दिनाजपुर में, चूंकि ये आपका ग्वालपोखर ये मेरे लिए नया नहीं है, बिल्कुल 1990 से पहले से मैं इस रोड पर मेरा आना जाना है, तो जाहिर बात है 90 का ग्वालपोखर भी मेरा देखा हुआ है। बगल में आपका लोधन हाई स्कूल है, यहाँ के एक मशहूर मास्टर अब्दुल हमीद साहब रिटायर्ड होते थे, जो आजकल विपरीत में रहते हैं, इनका लड़का बिलाल है, वो हमारा क्लासमेट है। तो उनके वालिद साहब जो, और उससे पहले साइकिल से अल्लाह के बंदे, नेक बंदे आते जाते रहते, अभी यहाँ हयात से हैं। तो बहरहाल ये ऐसे लोग हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं होता है, बल्कि आपको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ, आप कहेंगे कि नहीं मैं दुआ मांगता हूँ कि मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, ठीक है, दुआ मांगे आपको सवाब स्टार्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जिस दिन जिस भी नेकी का काम का इरादा करते हैं आप, जैसे अभी आप नियत करें मेरे साथ कि या अल्लाह अगर मुझे बहुत बड़ा सेटअप या कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा नेक काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऑब्वियसली योर अकाउंट सवाब का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वो एक्चुअल होगा। ये चीज हवा हवाई से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान गरीब और अनपढ़ है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? वो इससे पहले वाले सवाल से मैं रिलेवेंट करके इसका आंसर देना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान अनपढ़ और गरीब है, तो ये एरिया वाइज, कंट्री वाइज, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफी वेरिएशन होता है। अगर आप इसको ग्लोबल लेवल पर कहेंगे तो ये बात बहुत ज्यादा सही नहीं है। इंडिया लेवल पर कहेंगे तो इंडिया में भी हर जगह सही नहीं। अभी हमने साउथ की मिसालें दी, बड़ा अच्छा शानदार लोग काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके यूनिवर्सिटीज और उनकी चीजें बहुत मतलब टॉप लेवल की हैं। हाँ, कुछ एरियाज हैं जहां पर इस तरह के हुए। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ऐसे एरियाज जहां पर बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट कम्युनल हार्मोनी इस तरह का रहा
लोग अमन चैन सुकून नहीं हासिल कर सके। मिसाल के तौर पर बड़ा अच्छा बिजनेस चलता था, फसादात हो गए, इसी तरीके से कोई मतलब कम्युनल हार्मोनी हो गई, लोग आपस में उस तरह का माहौल बन गया। अब ज़ाहिर बात है कि ऐसा आदमी जिसका घर लूट जाए, जहाँ पर अमन ही नहीं हो, किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले माहौल का शांत होना ज़रूरी है। अगर आप डर लगा रहेगा, तो आप कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। सही बात। कैसे कीजिएगा काम आप? तो मुसलमान गरीब या पढ़ाई में इस तरह का ऐसा मामला नहीं है। उनके पीछे रीज़न जो है ना, जानने की ज़रूरत है। लोग मिसालें देते हैं, बहुत मर्तबा हम लोगों ने इंटरव्यू में भी देखा कि बीइंग ए मुस्लिम खुद जो है कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं कि नहीं ये कम्युनिटी ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारी कम्युनिटी ऐसी नहीं। अल्लाह ने जो सब्र, जो पेशेंस और जो क्वालिटी और जो कैपेबिलिटी और जो इसके अंदर सिफात रखी है ना, आप जब इसका स्टडी करेंगे तो यकीनन आपके दिल से जो है आवाज आएगी। अगर इसकी जगह पर कोई दूसरी कम्युनिटी होती ना, तो वो टूट कर बिखर जाती, ताश की तरह बिखर जाती। ये वाहिद ऐसी कम्युनिटी है दुनिया के अंदर जो हजारों बम्बार्डिंग, हजारों कम्युनल हार्मोनी होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग द मतलब लैक्स ऑफ कम्युनल हार्मोनी, दे आर सर्वाइविंग। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप कुछ ना करें, आप जिंदा रहें, आपको क्या लगता है कि ये कम है? आप ग्लोबल लेवल पर आप जिंदा मिसाल ले लीजिए। जितने एरियाज को बाई अमेरिका, बाई यूरोप डिस्टर्ब किया गया, क्या ऐसी क्षति अगर उन कंट्री किसी दूसरे के साथ होती, चाहे अफगानिस्तान की मिसाल ले लें ग्लोबल लेवल पर, इसी तरह लीबिया, सीरिया, क्या आदमी जिंदा रह पाता? या अगर इंडिया ही की बात करें तो बताइए, कहाँ भागलपुर और कहाँ हाशिमपुरा, मलियाना, इसी तरीके से कहाँ आप बिहार, इसी तरीके से कहाँ मुरादाबाद, कौन ऐसा एरिया है जहां डिस्टर्ब नहीं किया गया? डिस्टर्ब तो बहुत हल्का वर्ड में कह रहा हूं, जहां प्री प्लान वे में जो है, बाय हुक बाय कुक, उनके मतलब जो बैकबोन जिस चीज पे इंसान सर्वाइव कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। में एक बड़े अच्छे मशहूर शायर हैं जनाब कलीम सिद्दीकी साहब, नहीं कलीम आजिज साहब, सॉरी, कलीम आजिज साहब, उनसे हमारे पर्सनल रवाबी भी थे। उनकी मतलब साइन किया एक किताब है, वो जो शायरी का सबब हुआ, वो हाल भी अजब हुआ। आप उसको पढ़िएगा कि उनके तिलहाड़ा जगह है पटना से थोड़ा पहले, कैसे फसादात की शक्ल में उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, पूरी फैमिली को मार दिया गया। ये वाहिद ऐसी किताब है जिसको लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा तो रात भर में पढ़ता रहा। मैं आपको दावत देना चाहूंगा कि आप हमारे स्कूल आइए। वो जो शायरी का सबब हुआ, वो हाल भी अजब हुआ, मैं सुना हूं इसलिए कि जमाना उसे भुला न दे। मतलब वाकई में जो शायरी है, आप उसे हिंदुस्तान के हालात का अंदाजा लगाइए, दिल रोता है उन तारीखों को पढ़ते हुए। एक किताब और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, चूंकि थोड़ा मतलब लिटरली हो रहा है इंटरव्यू, भाई पढ़े लिखे लोग मतलब लोग हैं तो थोड़ा ऐसा होना ही चाहिए। खलीक अहमद निजामी साहब की एक किताब है तारीख तमद्दुन, आप उसको पढ़िए। इसी तरह ख्वाजा हसन निजामी साहब की बहुत सारी किताबें हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में एक किताब है बेगमात के आंसू। इसी तरह आप तारीख दिल्ली पढ़िए। उन किताबों को पढ़ने के बाद एक ईमानदार मुसन्निफ ये फैसला करेगा कि इन हालात का सामना करने के बाद एजुकेशन डेवलपमेंट बिल्कुल छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अगर कोई जिंदा भी रह के दिखा देता है तो दिस इज द मिरेकल। रिसेंटली अगर मैं मिसाल देना चाहूंगा, गजा के अंदर सिंस लास्ट 2 इयर्स जिस किस्म की बॉम्बार्डिंग हो रही है, इफ दे आर लाइव, अगर वो सिर्फ जिंदा है तो दिस इज द मिरेकल ऑफ दिस टाइम। सही बात। पटाखे की आवाज को सुन के आप खाना छोड़ देते हैं, दिल धड़क जाता है। फाइटर जेट अगर इसके ऊपर से गुजर जाए तो आप खाना आपका जो है मतलब मुश्किल हो जाएगा। जी, इस तरह के हालात फसादात की मतलब शक्ल में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देखा है, और खास तौर से साउथ की तो बात नहीं करेंगे, नॉर्थ के लोगों ने जो बारहा देखा है। लिहाजा इस तरह के हालात में लोग ऐसा कहें कि गरीब हैं, ये यूं समझिए आप, मतलब जलती पे नमक छिड़कना है, या आप जो भी मिसाल कह सकते हैं, ऐसा ही है। मैं यही ताबीर देना चाहूंगा, यही मेटाफर है और ऐसा कुछ नहीं है, वरना मैटर दूसरा है। वरना हमारी कम्युनिटी तो ऐसी थी
कि जो हुनर के मामले में जो है पत्थरों को तराश करके ताजमहल बनाते। हुनर तो हमारा ऐसा था कि चावल पे जो है बिस्मिल्लाह लिख करके दुनिया में हुनर की छाप छोड़ दें। कौन ऐसा मैदान था जिसमें हमने अपना रूहानी मनवाया? आप तारीख पढ़िए, अबुल हैसम अर्राजी, इसी तरीके से जो है अल किंदी, और मतलब तारीख तिब जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, अल फाराबी, इसी तरीके से मतलब और भी बहुत सारे नाम हमारे पास जो है। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की किताबों को मैं खुद भी पढ़ता हूँ, और मैं जैसे कभी जुमा पढ़ाने का कहीं मौका मिलता है, मेरी आदत है कि मैं डिफरेंट जगह पर जुमा पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरी जो तकरीर होती है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के जो है रिसेंट जो कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं उनमें इस्लाम क्या सजेस्ट करता है, या उनमें इस्लाम की क्या तालीमात रिलेवेंट होती है। एक्चुअल में ये इसलिए है कि मेरा मास्टर ऑफ एजुकेशन जब मैं एमएड कर रहा था, एमएड में मेरा थीसिस का टॉपिक ही था इमाम गजालीज व्यूज ऑन एजुकेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। इस पर मेरे 300 सफ़े का एक है बुक है। अच्छा। कभी आइए तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। मुसलमान इतने पॉलिटिक्स में पीछे क्यों? हाँ, ये एक बड़ा बर्निंग बर्निंग इशू है, और आप कह सकते हैं कि ये एक दुखती रग है हमारी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी आदमी के दुखती रग पे हाथ रख दें तो आदमी फड़क जाता है, तो ये सवाल ऐसा ही है, ये किसी भी समझदार आदमी से कीजिएगा तो उसका मतलब वो गम जो कई लेवल के नीचे या लेयर के नीचे छुपा रहता है वो छलक जाना चाहिए। ये पॉलिटिक्स में पीछे नहीं है। पॉलिटिक्स में पीछे क्या गया, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा या हमारे ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है 8 क्लास की, इंग्लिश मीडियम की या हिंदी मीडियम में भी सेम भी ही होगा, आप उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ये वो मतलब 1857 का जो मतलब ये गदर हुआ जिसको रिलीबन वगैरह कहा जाता है, आप इसमें जो है अंग्रेजों की पॉलिसी को आप पढ़िए। 1857 में जो हालात हुए और उसके बाद 1858 में जो कानून अंग्रेजों ने बनाया, वो अब मतलब पैराग्राफ नंबर 1 और 2 और 3 इसमें ये लिखा गया है कि अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया कि चुन चुन करके मुस्लिम को टारगेट करके उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और किसी भी समाज को बर्बाद करने के लिए आपको पूरे आदमी को मारने की जरूरत नहीं है, उस समाज में जो सिलेक्टेड आदमी है आप उसको मार दीजिए, वो समाज बेमौत मर जाए। हालांकि ये नेगेटिव एग्जांपल मैं मतलब दे रहा हूं, देना नहीं चाहिए आपके सामने और स्पेशली ऑनलाइन या ऑन कैमरा, लेकिन जो सच है वो तो ऑब्वियसली है कि जैसे समाज में किसी मतलब है कुछ है, अगर वहां के जो मखसूस इज्जतदार लोग हैं, जैसे 400 आदमी पर मुश्तमिल कोई गांव है, वहां के प्रधान और जो भी मेंबर हैं आप उसको बर्बाद कर दीजिए, वहां के 350 लोग जो हैं या 300 कुछ लोग हैं वो खुद ही बेचारे जो है हिम्मत मतलब हार जाएंगे। तो ये इसी नीति पर सिंस स्टार्टिंग टू टिल नाउ मुझे ऐसा लगता है पढ़ने के बाद कि लोग बदल गए लेकिन नीति नहीं बदली, तो उसी पैटर्न पर जो है अमल चला। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे एरिया जहां पर फाइनेंशियल एतबार से मुस्लिम बड़े स्ट्रांग थे, जैसे मुरादाबाद में पीतल का बड़ा शानदार काम होता था, सबको बर्बाद कर दिया गया। इसी तरीके से भागलपुर में रेशम का कपड़ा इनके हाथ में था, बर्बाद कर दिया गया। इसी तरीके से गुजरात में लॉन्ड्री और फैक्ट्रीज मुस्लिम के हाथ में थी, बर्बाद कर दी गई। मैं खुद व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी एट जयपुर ऑन दैट टाइम, मेरे खुद ही कई क्लास फ्रेंड और रूममेट जो है गुजरात से बिलोंग करते थे, ये 2002 की बात। तो अब जाहिर बात है कि बड़े लेवल पे जो समाज के मालदार लोग हैं जब आप उसको बर्बाद कर दीजिएगा तो जो समाज के कमजोर लोग हैं वो तो खुद ब खुद बेमौत मर जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना आदमी ऐसे हालात का सामना है, ये सियासत और ये तालीम ये तो पेट भरने के बाद की चीजें मतलब आती हैं, समझ में आती हैं। आप खुद देखिए कि एक गरीब आदमी अपनी तालीम को आज के जमाने में कहाँ पढ़ा सकता है, तो उसके लिए तो पेट पालना मुश्किल है, स्कूल की फीस अफोर्ड करना मतलब दे कांट डू इट। तो इन दिस सिचुएशन हाउ दे टॉलरेट, हाउ दे फॉर, इट इज इम्पॉसिबल इन दैट टाइम। तो ये कुछ रीजंस हैं छोटे छोटे, और सियासत में भी इनके साथ जो है दोहरा मैयार अपनाएंगे, उसकी जिंदा मिसालें। जो लोग अपने पार्टी को सेकुलर पार्टी कहते हैं वो खुद इन लोगों को लेना नहीं चाहती। क्यों?
वजह ये है कि इनके ही कंधों पे जो है वहां तक गए। मुझे याद आ रहा है कि 2014 या 15 में जो है एक मरतबा किशनगंज में ही कम्युनिटी हॉल है जो अख्तरुल ईमान साहब ने बनवाया है। हाँ, अभी भी है माशाल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। कोई अच्छा काम करे चाहे कोई भी हो, वी शुड अप्रिशिएट देम। बीइंग ऑनेस्ट पर्सन, हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए विदाउट सर्कमस्टांसेस के, मतलब किस मजहब के हैं या किस पार्टी के, डजंट मैटर। मैटर इज दैट ही डिड गुड वर्क, उन्होंने अच्छा काम किया। तो उसी कम्युनिटी हॉल में एक पॉलिटिकल कोई ऐसा प्रोग्राम रखा गया था, तो हमने कहा था कि ये वही लोग हैं जो हम जैसे गरीब लोगों के कंधों पर पैर रख करके जो है पटना और दिल्ली का सफर तय करते हैं। और जब ये पटना और दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त जब यहाँ की लोकल आवाम उनको कहती है कि मोर एक काम छे, काम करबो, टाइम नीचे वो मोड़ लेगी, नहीं करूं, कॉल नहीं उठाते हैं। तो गिला जहां दूसरों से है वहां अपनों से भी है। बिल्कुल। कुछ ये है कि प्लेटफार्म नहीं मिला, कुछ ये है कि हालात साजगार नहीं हुए, कुछ ये रहा, कुछ कुछ इधर कुछ उधर में जो है बहुत कुछ बर्बाद हो गया हमारा। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि अब माशाल्लाह जो है कुछ सालों से नौजवानों में जो पढ़े लिखे समझदार हुए, तो उन लोगों में एक अच्छी चीज है कि उनका एक पेशेंस है, एक जुनून जागा है। मुझे उम्मीद है कि इन कमिंग टाइम इनका फ्यूचर बड़ा शानदार होगा तमाम फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो। एजुकेशन और बाकी सारे सेक्टर में हम लोग देख ही रहे हैं, नई नई पार्टियां बन रही हैं, नए लीडर्स आ रहे हैं, लोग अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, कम बेश कहीं 19-20 तो होता ही रहता है, ये दुनिया है, तो यहाँ हर चीज हमारे उम्मीद के हिसाब से हो ऐसा जरूरी तो नहीं। सही बात है। हम जो सोचें ऐसा जरूरी तो नहीं है, ये जिस तरह से हम सोच रहे हैं वही सब बिल्कुल पैटर्न चलता चला जाए। आप हमारे देश का फ्यूचर कैसा देखते हैं? हम अपने देश का फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट देखते हैं और बहुत ब्रॉड सेंस में देखते हैं। अच्छा। ब्राइट इसलिए देखते हैं कि वो सारी कम्युनिटीज जो कल तक खामोश थी आज बोलने लगी है। वो एरियाज जहाँ से कोई आवाज रेज नहीं हुआ करता था, अब कई हाथ और कई जबान, हाथ उठने लगे हैं, जबान बोलने लगी। इसी तरीके से वो दिमाग जो कभी खामोश तो सोचता नहीं था, अब उन दिमागों में ख्यालात आने लगे। इसी तरीके से वो अफराद जो कभी खामोश हुआ करते थे, अब जो है शोर का हिस्सा नहीं बल्कि शूर का हिस्सा बन रहे हैं। वो जो कभी खाली गफलत में सोया करते थे, अब वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है कुछ करने का जज्बा रखते हैं। दीज आर द गुड सिम्टम्स फॉर आवर कंट्री। ये तो हुआ ब्राइट सेंस में। ब्रॉड सेंस में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तबकात विदाउट सर्कमस्टांसेस जो हैं हमारे समाज में, जात के लिहाज से, मजहब के लिहाज से, खासतौर से चूंकि यहाँ पर डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, रीजन मतलब अलग अलग तरीके के रिलीजन है, लैंग्वेजेस काफी मुख्तलिफ हैं। इसी तरह हमारा जो मतलब कस्टम और ट्रेडिशंस है ये भी काफी वेरिएशन करता है, एरिया वाइज करता है। तो इन सब को अगर हम देखें ब्रॉड सेंस में, तो चीजें कुछ तो बड़ा मतलब सीरियस और सेंसिटिव है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट जो है एक उम्मीद है कि हम लोग कहते हैं, उर्दू में भी कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल, कि इस लिहाज से कह सकते हैं कि वो पिछले जमाने के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह काफी डेवलपमेंट हुई है। तो फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स जो है लोग अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये ग्वालपोखर हो या हमारा किशनगंज हो, पॉलिटिकल एतबार से डिवाइड जरूर है, लेकिन कल्चरली, लैंग्वेज के एतबार से सब एक ही है। ये जो है मतलब दुर्भाग्य हमारे सियासत का कि हम मुख्तलिफ हैं, या आज हम ग्वालपोखर में, आप मतलब यहाँ वहाँ हैं, तो बहरहाल ये हैं सब एक ही। लेकिन उसके बावजूद जो है हम आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, और ये अच्छी चीज है। जो एक मतलब लॉ ऑफ नेचर होता है, कुछ तो कानून ऐसे होते हैं जो हमारी सरकार बनाते हैं, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो मतलब बड़े लोग बनाते हैं, कुछ हमारे घर के वालिदैन भी बनाते हैं, कुछ उसमें से कानून होता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, इसमें कोई बायसनेस नहीं है। मसलन अरबी में एक कोटेशन है, मन जद्दा हो जाता है, चूंकि अरबी ऑनर्स रहा हमारा, इस बैकग्राउंड से भी है, तो इसीलिए उसका पता चलना चाहिए कि मन जद्दा हो जाता। इसी तरह मतलब जितनी कोशिश की उसने पाया, जो स्ट्रगल करेगा वो पाएगा। इसी तरह मन क़रा फुतिह लहू, जो मेहनत करेगा वन डे ही विल अचीव। ये है किशनगंज के लोग, बिहार के लोग, मुसलमान, हिंदू, कुछ भी मतलब XYZ कोई भी जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हाथ पांव मारेगा, इंशाल्लाह वो तरक्की करेगा।
तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है। बिल्कुल। जो हाथ पांव मारेगा, अगर वो पानी में भी है यानी बुरे हालात में भी है, वो सरवाइव कर जाएगा। आप कोई खुद ही कहे कि आबैल मुझे मार, मैं तरक्की ही नहीं कराऊंगा, तो ये लॉ ऑफ नेचर नहीं है। दूसरी बात, लॉ ऑफ नेचर ये भी कहता है कि तरक्की के लिए जो इफर्ट चाहिए और जो ईमानदारी चाहिए, जैसे कुरान ने एक बड़ा अच्छा मतलब एग्जांपल दिया है, रजुलुन कवियुन अमीनुन। ये एक प्रिंसिपल से आप मतलब एक ऐसा उसूल है कि कोई आदमी जिंदगी में बेहतर आदमी का इंतखाब करना हो तो उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो कुरान ने जो क्वालिटी बताई है कि बेहतर आदमी किसी काम के लिए जो आप इंतखाब करें उसमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक है रजुलुन, दूसरा है कवियुन, तीसरा है अमीनुन। मर्द भी हो, इसमें कोई बायसनेस नहीं है कि फीमेल हजरात को बुरा लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मखसूस काम है जो मेल कर सकते हैं, फीमेल ही कर सकती है। ये जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक फीचर है उसका। हर चीज का अपना एक मतलब फ्यूचर भी है और फीचर्स भी है। तो इसीलिए जो है आदमी हो यानी मर्द हो और ईमानदार हो और मेहनती हो। तो अगर एक हम छोड़ भी दें, अगर मतलब रजुलुन को थोड़ा देर के लिए दाएं बाएं भी कर सकते हैं, तो कवियुन यानी मेहनती होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मेहनत। दूसरा क्वालिटी होना चाहिए ईमानदार। ईमानदारी और मेहनत से जो भी काम करेगा, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि वन डे विल सक्सेस। चाहे कम्युनिटी करे, चाहे इलाका करे, चाहे किसी रिलीजन को मानने वाले करे। अब जो है आप कहेंगे कि नहीं आप मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के पसंदीदा हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए कुरान ने बड़ी मिसाल दी है कि पुराने जमाने में भी जो है यहूदियों के हवाले से था कि हम तो नाहनु अब्नाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम पर तो ये नेमतें होंगी, ये होंगी, वो होंगी, हम मेहनत क्यों करेंगे, हम तो पसंदीदा कौम है। अल्लाह ने अजाब भेजा, चलट। ऐसे ये लॉ ऑफ नेचर नहीं है। तरक्की के लिए और मतलब लीडरशिप के लिए जो क्वालिटी चाहिए, जिस दिन ये क्वालिटी हम और आप पैदा कर लेंगे, हम लीडर बनेंगे। ये जो गुर्बत है, सियासत में कमजोरी है, ये लॉ ऑफ नेचर। आप जिनको दुश्मन करते हैं या हम जिनको दुश्मन कर रहे हैं, ईमानदारी से जब उसका केस स्टडी पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जितना दिन और जितने घंटे वो मेहनत करते हैं उसके मुकाबले में हम मेहनत नहीं करते हैं। और दुनिया किस पर बेस है? मेहनत पर बेस है। दुनिया दारुल अमल है। दुनिया ख्वाहिश वाहिश वाली बात तो आप सेकेंडरी सोच रही है। जो मेहनत करेगा, जो लॉ ऑफ नेचर पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन वाला काम करेगा, वो कामयाब होगा। ये चीज है। मुस्लिम कम्युनिटी मेहनत करे, कामयाब होगी। हाँ, कामयाबी में संघर्ष, स्ट्रगल, ये उसका एक पार्ट है कामयाबी का। यानी जैसे आप और हम कामयाब होना चाहते तो ऑब्वियसली हमको मेहनत करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि मैं दिल्ली गया, यहाँ मतलब जयपुर गया, जोधपुर गया, कश्मीर गया, यहाँ गया, वहां गया, ये पढ़ाई के लिए, तो ऑब्वियसली जब मैं इतनी जगह गया तब तो पढ़ पाया। बिल्कुल। तो ये पढ़ाने का नतीजा है कि आज आपके सामने बैठ के 2 शब्द और 2 चीजें बोल पा रहा हूँ। ये बात हमारे हिंदुस्तान में जी, यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और मुसलमानों में भी फिरकों में बटे हुए हैं। इन सबको किस तरह से रहना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जहाँ तक मतलब अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन की बात करें अगर अपने कंट्री की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन का जो बेसिक उसूल है, जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा था कि जो रिलीजियस स्टडी है, रिलीजियस स्टडी जो है कभी भी किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती की तालीम नहीं देता है। ये उसका बेसिक है। क्यों? रिलीजियस स्टडी चाहे किसी भी मजहब की हो, उसमें हमेशा खालिक की तालीमात यानी अल्लाह की तालीमात होती है, और अल्लाह अपने मखलूक में जो है जुल्म और ज्यादती का कभी नहीं हुक्म देगा। कुरान के इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता है। इसकी मिसाल आप हल्के एग्जांपल में ये ले सकते हैं कि ये पूरी दुनिया किसकी है, संरचना किसने किया? अल्लाह ने किया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी इंसान औलाद है, यानी वहां से सिलसिला शुरू हुआ और सुबह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होंगे वो आदम की औलाद कहलाएगी। यानी ये पूरा मिला करके एक फैमिली हुआ, और इस फैमिली का हेड जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया किसने? अल्लाह ने बनाया। तो इसी तरीके से जब एक दुनिया का बाप, उसकी औलाद 5 हो या 25 हो, वो आपस में किसी भी बेटे को ये हुक्म नहीं दे सकती है कि तुम मेरे फलाने बेटे को मार देना, उसके कान में जड़ देना, इसकी हालत खराब कर देना। क्या कोई बाप ऐसा हुक्म दे सकता है?
अल्लाह के बारे में आता है कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक ये हदीस है। चलिए ठीक है, कोई अगर मुसलमान नहीं है तो इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि नहीं हम आपकी हदीस को नहीं मानते हैं, नो डाउट आप मत माने। लेकिन किसी भी रिलीजियस स्टडी में कोई भी रिलीजन अगर ये दावा करता है कि मेरी ये तालीम और ये ग्रंथ और ये किताब और ये बुक ये अल्लाह की है, इसमें मेरे अवतार की बातें हैं या उनका इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि उसमें कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन जुल्म और ज्यादती का होगा। नहीं हो सकता। सही बात, बिल्कुल नहीं। ये बियॉन्ड द माइंड है। ये इंसान की सोच के वो खिलाफ है। क्यों? जब एक दुनिया का बाप अपनी औलाद में कम हो या ज्यादा ये डिफरेंट करना, दूसरे पर जुल्म करना, दबाना, मारना, पीटना, जब ये पसंद नहीं कर सकता है तो जिसने पूरी कायनात को और हमारे लिए बनाया वो क्या ये अपनी किसी भी मजहब वाले को ऐसी तालीम दे सकता है? चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इसी तरीके से जो है आपका मजहब इस्लाम मतलब ये कुरान शरीफ में हो, इसी तरह हमारे जो हिंदुस्तान में हिंदू मतलब भाई लोग हैं इनकी मतलब जो भी ऋग्वेद, अथर्ववेद, मतलब सामवेद, हामवेद, ये जितने वेदास आप कह सकते हैं, ये किसी भी वेद में मुझे नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा श्लोक वो बता दे जिसमें इंसानों पर जुल्म और ज्यादती करने का हुक्म है। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोग जो स्कॉलर हैं जो ईमानदार नहीं है, ये बड़ी कड़वी बात है, वो अपने मार्केटिंग मतलब वैल्यू को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजों को रिफ्रेस इन द कंटेक्स्ट से दाएं बाएं करके गलत तरीके से उसको मतलब मॉडिफाई करके पब्लिक में नफरत को फैलाने के लिए पेश करते हैं ताकि दो धर्म के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। बिल्कुल एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये तो आपके सवाल का पहला हिस्सा हुआ। सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि बहैसियत मुसलमान इसमें इतने सारे फिरके जो हैं, आखिर आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, जब भी हम कोई आंसर देते हैं तो उस आंसर में जो है उसका जो बैकग्राउंड है उसको जरूर मालूम होना चाहिए कि आखिर क्या है। अब बताइए, इस्लाम की जो शुरुआत है उसमें भी एक कंफ्यूजन है बड़ा। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि इस्लाम की शुरुआत 1400 साल पहले हुई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है 1400 साल पहले नहीं हुआ। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस दीन को शुरू किया इंसानों के लिए, उसकी शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के लिए पहले इंसान भी हैं और नबी का जो एक सीरीज कायम हुआ उसके पहले नबी भी हैं। तो जो मजहब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था, एक अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की तौहीद और अपनी वहदानियत वगैरह, वही मजहब की आखिरी कड़ी यानी उस चैन सीरीज का एंड आप कह सकते हैं कि आपके और हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थे। ठीक है, तो इस लिहाज से इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं हुआ, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक के लिए इस्लाम मजहब रहेगा। और ये ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान में तज़किरा है, इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से तज़किरा है कि ये दीन की जो यानी कि वो तकलीफ मतलब यानी कि वो तकमील है। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह ने जो है इसको मतलब पसंद किया है इस्लाम को। अब अगर हम अब लिटरली और टेक्निकली लैंग्वेज में जाएंगे तो फिर वो दूसरा हो जाएगा कि मजहब की डिफिनेशन क्या है, इस्लाम की डिफिनेशन क्या है। जिस तरह से अभी हमने आपको ये बताया कि लोग स्कॉलर हो या कहीं भी हो, ईमानदार रिलीजियस पर्सन कभी भी डिफरेंस लोगों में कर ही नहीं सकता, चूंकि ये खुद अल्लाह के मखलूक है। अरबी का एक वर्ड है अल खल्क़ु अय्युल्लाह, दुनिया में जितनी मखलूक है ये सब अल्लाह की मतलब अल्लाह के मखलूक, अल्लाह के बंदे हैं। तो आप इसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? ये तो सारा बराबर है। हाँ, तो फिर ऐसा फिरका वाराना या ये मतलब फिरका वाले फलाना 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 फिरका मजहब वगैरह कैसे बन गया? ये बना नहीं, ये बनाया गया। ये मतलब प्री प्लान बनाया गया। अब अगर हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बात करें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर जो है एक पॉलिटिकल वर्चस्व के लिए जो है एक नई चीज क्रिएट की गई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो है एक फितना हुआ। फिर उसी मामले को आगे बढ़ा करके जो है एक और नया फितना हुआ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में। वहां से जो है एक अलग अलग, और ये जितने भी लोग हैं जब आप उसके पीछे जाएंगे स्टडी करेंगे तो कोई ना कोई इसका जो है रीजन आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि ये वो लोग हैं जो अपने मफाद के लिए फिरका की बुनियाद डाले हैं। अच्छा, मजहब की इशाअत के लिए नहीं बुनियाद डाले हैं जी।
हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में भी अंग्रेज ने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मैं एक वही खलीक अहमद निजामी साहब की बुक है जिसमें मतलब ये तारीख व तमद्दुन किताब है जिसके मुसन्निफ खलीक अहमद निजामी साहब हैं, आप उसको पढ़िए कि अंग्रेज बाकायदा सरपरस्ती करते थे और जलसे का पैसा, प्रोग्राम का पैसा फाइनेंस करते थे कि आप इन इश्यूज पर जो है बहस कीजिए ताकि वो इश्यूज क्रिएट हो, और उन इश्यूज को क्रिएट करके जो है वो बाकायदा एक फिरका मतलब बनता था। और वो सारे इश्यूज जो है ये सिवाय आपको मजहब की ही मतलब नाम पर है, देख लीजिए। और इस तरह से लोगों को सेंटिमेंट कर दिया जाता था या इतना ज्यादा हार्ड कर दिया जाता था, उसे आगे की चीज को सोचे नहीं। जबकि ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, आप उसको पढ़िए, सीखिए। और अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि दुनिया जो है मतलब आप कह लें कि मतलब सिकुड़ करके जो आपके मोबाइल में और हमारे मोबाइल में आ चुकी है, हम उसको पढ़ें। लेकिन पढ़ने के लिए जो है मैं कभी आपको प्रिंट मीडिया को ज्यादा पढ़ने का सजेस्ट या प्रिंट बुक को जो है सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस माध्यम से ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं इसमें इतने सारे ईमानदार लोग नहीं बैठे। सही बात है, हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारे पास बुक फॉर्म में जो चीजें हैं हम इन बुकों की हिफाजत करें। मैं खुद स्कूल और एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा अपने ऑडियंस को भी और अपने स्टूडेंट लोगों को भी, चाहे वो जहां भी सुन रहे हो मुझे, कि आप इस तरह की वो किताबें, जैसे ये किताब है, ये बुक है, तो आप ये बुक फॉर्म में जो चीजें आती हैं जिन्होंने लिखी हैं आप खुद भी लिखिए उसको। घरों के अंदर जैसे अलमीरा बनाते हैं, शेफ बनाते हैं, बहुत सारे मकान का डिजाइन करते हैं, तो उसमें किताबों को रखने के लिए जो है आप डिजाइन करें। ये किताब हमारा इल्मी विरसा है। सही बात, बहुत बड़ा मतलब खजाना है अगर आप समझे तो। जी, लिहाजा इसकी हिफाजत करें, आप इसको पढ़ें, खुद भी लिखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पर बता दूं, तहदीस नेमत कहते हैं कि जब किसी चीज को आप डिफाइन करते हैं और वो आपके फेवर में अच्छी होती है तो कहीं गुरूर और घमंड न आ जाए, तो उसको लिटरली अंदाज से ऐसा बोला जाता है कि बात घमंड की नहीं है, बल्कि अल्लाह की नेमत का तस्करा के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। इसी को टर्म के अंदर बोलते हैं तहदीस नेमत। अच्छा जी, तो उसमें यह है कि तहदीस नेमत के तौर पर ऐसा है कि मैं खुद जो है हमेशा पढ़ता भी हूँ और उस चीज को मतलब लिखता भी हूँ, और कोई अच्छी किताब नजर से गुजरती है तो उसको ऑर्डर देकर मंगाता भी। उसको मंगाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जब आप पढ़ेंगे ना तो भी दिमाग खुलेगा। सही बात है। आपकी बातें, आपके ख्यालात, आपके थॉट्स, आपका प्रेजेंटेशंस, आपकी लैंग्वेज, आपका इंटेंशन, ये सारी चीजें में जो है काफी डिफरेंट आपको नजर आएगा। और अगर आप पढ़ते नहीं है, सिर्फ चौक चौराहों का ज्ञान आपको हासिल है, वर्तमान समय की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री लेते हैं तो फिर आपकी लैंग्वेज और आपकी भाषा और आपका जो एटीट्यूड है और आपका जो मतलब प्रेजेंटेशन या आउटलुक होगा, ये यकीनन ऐसा होगा जिसको सुन के और देख के सिवाय तकलीफ का कुछ नहीं। सही बात है। ऐसे ऐसे लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं कि मुझे हंसी आती है, गुस्सा नहीं आता। देखिए गुस्सा क्यों नहीं आता है, गुस्सा इस वजह से नहीं आता है कि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर और स्पेशली उसका जो रंग और रूप देने लगते हैं कि इस्लाम के खिलाफ ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। उसको दो एंगल से लेना चाहिए कि वो किसी चीज को साजिशन बोल रहे हैं, नोइंगली बोल रहे हैं, या किस एंगल से बोल रहे हैं। तो ज्यादातर हिंदुस्तान में जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई, ये एक वर्ड है, टर्म, चूंकि अभी मुखली साहब की याद आ रही है तो उसी हवाले से, चूंकि उर्दू की टीचर थे इस्लामपुर में, तो हर्जा सराई कहते हैं कि हफात बकना। हफात का मतलब जो मुंह में आ रहा बकरा इस्लाम मुसलमान के खिलाफ। अच्छा, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे कुछ लोग जो है खड़े होकर उसने कहा कि कुरान में ऐसी गलतियां हैं, ये गलतियां, वो गलतियां हैं। अच्छा, तो हमको वही गुस्सा तो बाद में आया, लेकिन अफसोस पहले हुआ कि मारो घुटना फूटे सर। अभी एक नया चल रहा है, XY मुस्लिम इस तरह से वो करके कि हम पुराने मुसलमान छोड़ दिया। ये एक अलग केस है, एक केस स्टडी है, इसको करना चाहिए। और ये नई चीज नहीं है, पहले जमाने में भी जो है कुछ पैसा दे करके लोगों को किसी चीज के खिलाफ बुलवाया जाता था। अच्छा, आज भी होता है। दे आर वन ऑफ देम, ये उसमें से एक है। सही बात। मैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ गलती से एक मर्तबा हमारे किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन चैनल पर आ जाइए आप, फिर मैं आपको समझाता हूं कि आपको एतराज क्या है इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ।
या किसी को पूरी दुनिया में, ये छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात है, दुनिया में किसी भी आदमी को अल्लाह पर, कुरान पर, मुसलमान पर, इस्लाम पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, बराह रास्त जो है आप, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल अख्तर है, नदवे से मेरी फरागत है, और बाकी जामिया मिलिया और मौलाना आजाद नेशनल और अदर यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई है। आप आए मुझसे क्वेश्चन करें, इंशाअल्लाह मुझे मैं अपनी छोटी मोटी कोशिश की बुनियाद पर आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आप मुतमईन हो जाएं। बिल्कुल। बिहार का इतिहास जैसा रहा है उस हिसाब से डेवलप क्यों नहीं कर रहा है, और उसके साथ किशनगंज जैसा इलाका और भी पीछे जा रहा है, इसकी क्या वजह है? बिहार की तारीख चूंकि बहुत बाहर वाली और बहुत शानदार रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नालंदा ले लें, इसी तरीके से आप गुप्त वंशज का, या आप कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि हिंदुस्तान की कैपिटल हुआ करती थी अशोका वगैरह जी के जमाने में। तो फिर क्या वजह है कि इतनी सारी टैलेंट होने के बावजूद बिहार पिछड़ा रहा और उसमें किशनगंज पिछड़ा रहा? तो उसके पीछे देखिए मंडल से लेकर कमंडल तक की साजिश है। अच्छा। हाँ, ये बड़ा अजीब आपको सुनने में लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि मंडल से लेकर कमंडल तक जो है इसमें साजिश में शामिल है। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए, चूंकि मेरा सोशल स्टडी मतलब सब्जेक्ट रहा है और मैं पढ़ाता भी हूँ, तो जिस वक्त बिहार से झारखंड को अलग किया गया, जितने मिनरल्स और माइंस की मतलब जगहें थी वो सब झारखंड के पास चली गई। जब आपके पास रेवेन्यू और रिसोर्सेस जनरेट करने की जगह नहीं रहेंगी, आपके पास क्या बचाएगा? उस वक्त एक और चीज जो मतलब सेंट्रल की तरफ से हुआ था कि उस वक्त बात आई थी कि ऐसी चीजें या ऐसे माइंस या ऐसे मिनरल्स जो यहाँ पर निकल रहे हैं, क्यों ना उसकी फैक्ट्री और मतलब मैन्युफैक्चरिंग के सारा सेटअप बिहार में बनाया जाए। गुजरात में और यहाँ वहां महाराष्ट्र वगैरह में क्यों, वहां तो वो चीज निकलती नहीं है। तो उसमें सेंट्रल ने एक बड़ा अच्छा, आप कह सकते हैं कि लॉलीपॉप दिखाया था कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो लाने के ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा वो हम सब्सिडी में दे देंगे, लेकिन वहां से लाइए ट्रक से, बनाइए नहीं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी लगा दी। नतीजा ये कि निकलता यहाँ से था, चला गया गुजरात, चला गया महाराष्ट्र, चला गया दूसरा स्टेट, वहां फैक्ट्री लग गई। फैक्ट्री जो होता है, आप इससे थोड़ा सा और पीछे जाइएगा तो ब्रिटिश जब यहाँ पर कंपनी के नाम पर आए और फिर यहाँ का जो सोना और ये चीजें लेकर गए, तो इंग्लैंड में उतनी ज्यादा मतलब फैक्ट्रीज नहीं था। इंडिया का पैसा जब वहां गया तो फिर वहां पर फैक्ट्री लगा। तो ये जो फैक्ट्री और अगर लिटरी लैंग्वेज में बात करें तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज होता है, ये पूरे कम्युनिटी को जो है बड़ा शॉर्ट टाइम में पीक पे पहुंचाने का सोर्स होता है। इसका मैं एक छोटा एग्जांपल, एक तो नहीं कई एग्जांपल्स हैं। गल्फ को आप ले लें, जिसमें आपका सऊदी अरबिया आ जाता है, यूएई आ जाता है। कुछ साल पहले, बहुत ज्यादा 150-200 साल की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो है तेल निकलने से पहले सऊदी अरेबिया की आप बात करेंगे तो आप जितना बिहार गरीब, इससे ज्यादा गरीब था सऊदी अरेबिया। यूएई, अम्मान जिसको जॉर्डन कहते हैं, ये सारे एरियाज जहां भी मतलब कतर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स, हाँ, इस तरह की मतलब गगनचुंबी इमारतें, ये नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त जब तेल निकला और मिनरल्स निकले और इंडस्ट्री बूम किया, तो आप देखिए कि विद इन शॉर्ट टाइम कितना मतलब राइज कर गया। बिल्कुल। तो ऐसा ही इंडस्ट्री जो आप एक इमेज करके हम लोग मतलब जाते हैं, या महाराष्ट्र देख लें, गुजरात देख लें, या और जो दूसरी तीसरी जगहों पर है, अगर वो फैक्ट्रीज या वो इंडस्ट्री यहाँ पर लगता और यहीं का मैन्युफैक्चरिंग होता, वहां जाता, सब जगह जाता, तो वो दुर्दशा या वो दिशा जो भी आप कह लें, ये दुर्गत नहीं होती बिहार की। नंबर 1। नंबर 2, आप किशनगंज की अगर गुर्बत की बात करें कि यहाँ सब कुछ टैलेंट होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं हो सका, तो इसके पीछे वजह क्या है? जो भी फैक्ट्रीज है, उन फैक्ट्रियों में जो है फिलहाल रोबोट तो काम नहीं करेंगे, इंसानी काम करेंगे। तो अगर डेवलपमेंट का काम हो जाएगा तो फिर मजदूर कहाँ से लाएंगे? मजदूर भी तो चाहिए ना, आदमी भी तो चाहिए हमारे पास। तो वो एक मजदूर का कॉन्सेप्ट सामने रख करके ऐसे एरिया को कभी डेवलप नहीं होने दिया गया ताकि वहां से मजदूर हमको मिलता रहे। अच्छा। ये बिहार के गुर्बत के पीछे, इसमें थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि बंगाल भी शामिल है। हाँ, ये है कि जहाँ के पॉलिटिशियन ईमानदार रहे, बहुत हद तक उन लोगों ने कोशिश की कि इस बीमारी से निकला जाए, और वो कामयाब रहे।
किशनगंज की बात करें तो किशनगंज इसलिए गरीब है कि जो काउज और रीजन जो हमने बताया, इंडस्ट्रीज नाम की चीज नहीं। आजादी के बाद से आज भी आप देख लीजिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, बिजली देना नहीं। आज भी बहुत सारे लोग फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो फैक्ट्री के लिए जारी बात है मशीन चलेगा, मशीन के लिए लाइट की जरूरत है, सरकार दे नहीं पा रही, जबकि यहीं की बिजली किसी दूसरे स्टेट को बेची जा रही है। तो जो बेसिक नीड्स है और जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब उसको आप फुलफिल नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? सही बात है। और दूसरी बात यह है कि जाहिर बात है भाई, पंजाब में हो, लुधियाना में हो, या जहां भी, जैसे आपने भी तस्करा किया है कि हरियाणा में रहा, ये रहा, वो रहा, पर या जो भी बैकग्राउंड हो रहा हो, तो आखिर यही सारे लोग तो वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। वहाँ के जितने कारखाने हैं, वो सारा जो डेवलप हो रहा है वो यहीं के लोगों से, मैन पावर के नाम पर ये इस्तेमाल होते हैं। अब उसकी जिंदा मिसाल अगर आप देखना चाहें तो लॉकडाउन में देख लीजिए कि वो लुधियाना और वो पंजाब और वो साउथ और वो महाराष्ट्र और वो दिल्ली और वो एरिया जो किसी बिहार और बंगाल के लोगों को कोई अहमियत और इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, जब लॉकडाउन के टाइम पर पे ये सारे मजदूर और लेबर कैटेगरी के लोग अपने मतलब स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वापस आ गए, तो इन लोगों की खुशामद करने के नाम पर हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इनके गांव गांव तक में बस की फैसिलिटी दी गई। इन ग्वाल पोखर थाना के पास बस लगी रहती थी, भाई पंजाब चलिए, पंजाब कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला बस भेजा है। मतलब इतनी मोहब्बत हो गई उसको अचानक। 40 साल में इतनी मोहब्बत तो कभी नहीं हुई आपको। भाई जो इंडस्ट्री है, काम कौन करेगा? लेबर तो करेगा ना, लेबर तो सब भागे आपका। सही बात है। तो वो जो लग्जरी बस भेजा गया, तो वो आपकी हमारी मोहब्बत में नहीं भेजा गया था, वो अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए भेजा गया था कि यार तुम यार जैसे भी हो मान लो भाई, और तुम हमारे फैक्ट्री में आ जाओ, आप हमारे करते धरता है, उसके बाद तुम अपना काम करो ताकि हम सरवाइव कर सकें। तो ये उसी मोहब्बत का नतीजा नहीं, मफाद का नतीजा है। लिहाजा वो अपने मफाद के नाम पर, चाहे बिलवा हमारा आना जाना लगा रहता, वहां पर हम देखते थे कि बस लगी रहती थी, भाई तो लुधियाना जा रही है कंपनी, फलाना फैक्ट्री वाला जो है ये मानवता दिखाते हुए जो है भेजा है। हमने कहा वाह, ये मानवता कब से आ गया सडनली भाई? ऐसा तो कभी मानवता इससे बिफोर, इससे आफ्टर तो मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऑन द टाइम ऐसा कैसे सिचुएशन। तब जब थोड़ा सा पढ़ा लिखा, हम लोग आदत है पढ़ने की, जब पढ़े तो पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की सारी इंडस्ट्री ठप पड़ गई है, आदमी मतलब मिल नहीं रहे काम करने के लिए, लिहाजा इसको यहाँ जो है भेजा जा रहा है।